अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे डिस्कस करना होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चूज़ करूँ जिस पे बात कर सकूँ। आज हफ्ता 11 दिसंबर रोज़ 11 दिसंबर 2021 है। दो इश्यूज़ हैं जिस पे गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ मुनासिब है। सबसे पहली बात तो राना एहसन, आजकल आपको पता है राना शमीम के साहबजादे वो लंदन में हैं। तो आज जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए, कल के जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते बहुत कुछ सच बता गए, ज़रूरत से ज़्यादा। एक तो बड़ा एडमिट कर ली, बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर एफिडेविट जमा ना कराया तो तौहीन अदालत लग जाएगी, और वो साजिशें कोशिशें चल रही हैं। कोई एक आध मुलज़िम जो है ना, जो नामज़द है, वो फिर अदालत में नहीं आएगा ताकि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके। मैं वक्त से पहले ख़बर दे रहा हूँ आपको कि कोई ना कोई एक आध जो है ना उसमें से शॉर्ट हो जाएगा, और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकेगी। ये लिंगर होने का एक प्रोसेस है। एफिडेविट अभी तक मेरी इतला यही है कि वहाँ ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है उसके सामने पेश कर दिया हो गया, और हमने अपने तौर पर इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। तो वो इंफॉर्मेशन जो पता चली है कि अभी हेयरिंग आजकल में अभी कह नहीं सकते कि आजकल में हेयरिंग होनी है या कब हेयरिंग होनी है। अभी बहरहाल हेयरिंग हुई नहीं है। तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो उन्होंने अपना असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तैनात कराना, वो मान लिया। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने से वो बात मान लिया, और ये भी मान लिया कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं सदर पाकिस्तान का। और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि राना शमीम जो कि चल रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ओहदा मिल जाए। जैसे आपको पता है साहबका जजेस जो हैं, जो इनके लगाए गए हैं, वो कोई ना कोई ओहदे में रहते हैं कि मुनाफा बख्श ओहदा कोई ना मिल जाए और उस पर एडवांटेज ले जाए। तो राना शमीम भी उसी खेल के खिलाड़ी हैं, और अब सदर पाकिस्तान वो बनना चाहते हैं। लालची आदमी वो हैं, बड़ी डिटेल में और तफसीलें में मैं सारी आपके सामने बता चुका हूँ। चार्ली मैं शुगल में कहता हूँ, चार्लन चपली के हवाले से ना मैं चार्ली गलत जान के मैं करता हूँ। चार्ल्स जो है ना, चार्ल्स गुथरी जो है, उसके बारे में डिटेल मैंने सारी आपको बता दी है। और यहाँ भी आ गया कि वो एफिडेविट जो है ना, वो हमने तो लीक नहीं किया। अब उन्होंने अपना जो उनकी बहन का बेटा है जो वहाँ पढ़ रहा है लंदन के अंदर, वो उसका भी बता दिया कि वो बैरिस्टर बन रहा है, तो वो तो लीक किया नहीं है। तो अल्टीमेटली जो बात है चार्ल्स गुथरी के ऊपर आ गई है, और चार्ल्स गुथरी बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। मैं क्वेश्चनर भिजवा चुका हूँ। अगली जो खबर आपके साथ मैंने बड़ी डिटेल के साथ वो शेयर करनी है, जस्टिस साकिब निसार साहब के ना, और एक कॉलम लिखा था जुल्फ़कार चीमा ने, और वो घटिया कॉलम लिखा था, पता को यानी झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के हवाले से लिखा था। ग़ुलाम गर्दिश के नाम से एक्सप्रेस में ही कॉलम लिखा है राव मंजर हयात ने। दो किस्तें मेरे सामने हैं इस वक्त, और बड़ी सीधा सा लिखा है। तो जैसे ज़रूर था एक फ़ाल सियासी जमात के काबरीन तमाम लफ्ज़ी असलाह, खंजर और तलवारें लेकर साबका चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। यके बाद दीगरे मनफी बयानात की बुछाड़ है, तो ये शख्स साकिब निसार खामोश क्यों कर है, सवाए एक पुख्ता बयान के कि उससे मनसूब ऑडियो पुख्ते तहकीर कर जोड़कर बनाई गई। उसके अलावा ये रिटायर्ड जज कोई बात क्यों नहीं करता, इधर समझिएगा। इन्हीं ज़हनी सवालात का जवाब तलाश करता रहा। साकिब निसार के एक दरीना दोस्त से मुलाकात हुई। संजीदा और मुतय्यन दोस्त जो कानून के शोबा से लाहौर हाई कोर्ट की दहाइयों से प्रैक्टिस कर रहा है, ज़हनी सवालात का इजहार इस शख्स ने किया। तो इस मोहतरम इंसान ने चंद दिन का वक्त मांगा कि पूरी तहकीक के बाद जवाब दूंगा। 2 दिन पहले फिर साकिब निसार के इस दोस्त ने दिल खोल कर सामने रख दिया। उनका बयानिया मनवन पेश कर रहा हूं, इसमें एक लफ्ज़ भी मेरी तरफ से शामिल नहीं है। ये वही बयान जो है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के दौर में साकिब निसार और आसिफ खुशा को लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया था, बल्कि उससे पहले उनकी वजारत आरा के दौर में साकिब निसार सेक्रेटरी कानून भी रहे। इन मुलाकात में ला सेक्रेटरी और सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून के मामला बहुत खुशगवार नहीं रहे, और यही वजह है कि इस दौरान में अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता वकला को हर सतह पर कानूनी मशीर लगाने के मुतल्लिक मुसलसल सिफारिशात मसूल होती रही हैं। इस दौर के अटॉर्नी जनरल खुद आकर बनफ्ज नफीज सियासी बुनियादों पर वकला की तैनीतों पर इसरार करते रहे, जिस काम को साकिब निसार बतौर लॉ सेक्रेटरी मुसलसल इनकार करते रहे। लाजिम है कि ये सिफारिशात अटॉर्नी जनरल बुलंद तरीन सतह से हदायत वसूल करने के बाद ही करते थे। बहरहाल साकिब निसार ने कोशिश की कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों में सियासी बुनियादों पर कानूनी मुशीरों की तादाद कम से कम हो, और उनकी कोशिश के साथ तक कामयाब रही, ये यकसर एक दूसरी बात है। इसी परेड में कराची के एक मशहूर वकील की कानूनी फीस का मामला भी था। ध्यान से सुनिएगा,
सामने आया। हुक्म हासिल हुआ कि इन वकील साहब को 50 लाख रुपया दे दिया जाए। साकिब निसार का कहना था कि वजारत कानून के पास इतनी भारी फीस देने के लिए वसाइल नहीं थे। बहरहाल इनकी मौजूदगी में यह मामला बेहतर तौर पर हल ना हो पाया। बतौर सेक्रेटरी कानून तमाम ना काम करने पर बहरहाल बुलंद तरीन सियासी सतह के सियासी हलकों और साकिब निसार के माबैन खामोश नाराजगी का अंसर जरूर मौजूद था। जब हाईकोर्ट में तैनाती का मामला आया तो खालिद अनवर के भरपूर इसरार पर हुकाम आला ने साकिब निसार को हाईकोर्ट का गैर मुस्तकिल जज तैनात कर दिया। अगर खालिद अनवर का दबाव ना होता तो शायद साकिब निसार को उसके वजीर आज़म हरगिज़ जज ना बनाते, खालिद अनवर के दबाव की वजह से। बहरहाल इसके बाद साकिब निसार कुछ अर्से के लिए पिंडी बेंच में तैनात किए गए। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबाजी की बदौलत उनकी अदालत में एक सियासी केस आया जिसमें दोनों सियासी हरीफों के दरमियान जीतने के लिए सिर्फ एक वोट का फर्क था। इस केस में सैफुर रहमान नवाज शरीफ के मोतमे खास थे। सैफुर रहमान वही बात हो रही है जो एहतसाबुर रहमान के हवाले से बात है, और उनकी हुक्मतुली का तसव्वुर करना भी महाल था, मगर साकिब निसार उनकी सिफारिश को खातिर ना लाए। यह मामला तो खैर था ही, मगर उसके बाद एक इंतहाई नाजुक केस साकिब निसार की अदालत में पहुंच गया। सैफुर रहमान के भाई को वजीर आज़म ने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। अब जरा सुनिएगा, खुशकिस्मती से किसी शख्स ने अदालत में पिटीशन दायर कर दी कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लगने की शराइत को पूरा नहीं उतरते। जज साहब ने कानूनी तौर पर इस मामले को काबिल समाअत करार दिया और फ्रीकैन को नोटिस कर दिए। अब यह असूल पसंदी बादशाहत की बर्दाश्त से बाहर थी। किसी की बर्दाश्त से, यह सब लोग जानते और समझते हैं। चुनाचे इसके रद्द अमल में साकिब निसार को फौरी तौर पर पिंडी बेंच से मुल्तान ट्रांसफर कर दिया गया। वजह तो हमेशा इंतजामी ही बताई जाती है। बहरहाल सैफुर रहमान के भाई के केस में नोटिस जारी करने या शायद स्टे ऑर्डर देने की पादाश पर साकिब निसार पिंडी से मुल्तान पहुंचा दिए गए। यह सब सबकाने की इब्तदा थी। अभी तक जज साहब को मुस्तकिल नहीं किया गया था, यानी वो लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जज नहीं थे। जब कानून और तरीकाकार के मुताबिक उन्हें मुस्तकिल करने का मामला सदर रफीक तारड़, ये इन्हीं का आदमी है, नवाज शरीफ का के सामने आया तो बुलंद सतह से अहकामात उन्हें मुश्किल ना किया गया। ये एक तरह मुस्लिम लीग की सियासी क़यादत या सिस्टम की शख्स पर मुकम्मल बदएतमादी का इजहार था। जुज़ियात में जाए बगैर अर्ज़ करता चाहूँगा कि जब तक मियाँ साहब वज़ीर आज़म साकिब निसार को मुस्तकिल जज नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हीं से नौकरी फ़र्क करके एक भरपूर मनसूबा था। 1999 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। परवेज़ मुशर्रफ तख्त नशीन हुए। साकिब निसार को मुस्तकिल जज परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाया गया। वक़्त गुजरता गया। मियाँ साहब जब जलावतनी से वापस आए तो साकिब निसार के घर गए। एक बार उनके करीबी अजीज़ की फौतीदगी पर तशरीफ़ लाए। बिल्कुल इसी तरह साकिब निसार भी मियाँ साहब के घर उनकी एक ज़ाती फौतीदगी पर ज़रूर गए। इसके अलावा दोनों शख्सियात की आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई। यह जज बनने के बाद का दौर है। हाँ, एक और जो बात पहले लिखनी चाहिए थी, पिंडी के एक सीनियर वकील के नौजवान बेटे मरी गए और वहाँ कार रेसिंग के दौरान शुरका से हाथापाई करने लगे। मरी की इंतजामिया ने इस नौजवान की हरकत की सरजिश की तो इन वकील साहब ने मरी इंतजामिया के खिलाफ FIR कटवा दी। इस मामले पर सदर तारड़ ने साकिब निसार को फोन पर शिकत, रफीक तारड़ की बात हो रही है कि इंतजामी अफराद की जमानत नहीं होनी चाहिए। इन हकामात के बिल्कुल बरक्स साकिब निसार ने इंतजामी अफसरों की जमानत ले ली। वाक़ियत का यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साकिब निसार और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ा बढ़ रही थी। वक्त की तेज़ रफ्तारी किसके आने या जाने से मुतासर नहीं होती। सियासी नशीब फराज और अदालती मामला चलते रहते हैं। कुदरत का करना हुआ कि साकिब निसार चीज़ों से पाकिस्तान मुतय्यन हो गए। इसी सनाइए से कुछ अर्से पहले मुस्लिम लीग के एक सीनियर रहनुमा ने पार्लियामेंट में तकरीर की, देखो अब हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। यह तकरीर अगले दिन उन्हीं अल्फाज के साथ तमाम अखबारात में शाया हुई। इस बयान से उनका तासर उभरा कि साकिब निसार मुस्लिम लीग नून से हमदर्दी रखने वाले जज हैं और अब मुकदमात उनकी सियासी जमात का असरअंदाज होना हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने इस मुस्लिम लीग रहनुमा के इस बयान पर हद दर्जा तनकीद की वो कि किस तरह की को सियासी जमात से मुंसलिक कर सकते हैं। बहरहाल सूरत हाल बिल्कुल मुतजाद सिमत भी गामजन थी। मसूद को यह बयान भी देना चाहिए था कि उन्होंने उनकी सियासी जमात को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान, इसका जवाब बहरहाल वो बजाते खुद ही दे सकते हैं। बात बड़ी क्लैरिटी है। यहाँ से जितनी चीज़ें हैं आप देख लें, आपको समझ आ गई होगी कि जैसे साकिब निसार ने मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। लड़ाई जितनी मर्जी करते रहें, जो मर्जी करते रहें। जब पनामा लीक्स का मामला शुरू हुआ तो साकिब निसार चीफ जस्टिस नहीं थे। यह हकीकत है, मुझे खुद इस बात का पता है। जब वो वीडियो लीक की गई उस वक्त रावल लॉन्च से, तो क्या मकसद था? साकिब निसार तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे नहीं, जानवर से जमाली थे उस वक्त।
ये पंडोरा बख्श चीफ जस्टिस जमाली के दौर का था, मगर जब जमाली इस किस्म की किसी कार्रवाई करने से कतराती और मामले को तूल देते रहे और फैसला किए बगैर रिटायर हो गए, इस तरह यह केस साकिब निसार की टेबल पर पहुंच गया। जस्टिस साकिब निसार के चीफ जस्टिस के तौर पर साकिब निसार ने एक मुश्किल मरहला था और इसमें तो कोई शुबा नहीं था कि मियाँ साहब ने ही जज मुकर्रर किया था और मियाँ साहब से उनकी काफ़ी बेहतर यादाश्त भी रही। उन्हें मुस्लिम लीग के काबरीन ने अपना जज भी करार दिया था। ये कड़ा महला था जिसमें बतौर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आप को अदालती बेंच से अलहदा कर लिया, यानी पनामा लीग्स के बेंच से इनकार, अदालती ताल्लुक खत्म हो गया। अब इस बेंच के सरबराह आसिफ खोसा थे और वो अपनी जगह पर एक साफ सुथरे मगर सख्त गिर जज की शोहरत रखते थे। पनामा लीग से साकिब निसार की लाताल्लुकी हर अखबार में खबर शाया हो चुकी थी। बड़े साल तरीके से इसकी तस्दीक भी की जा सकती है। अदालती हुक्म पर जीआईडी की बुनियाद और जीआईडी की तहकीकात में बतौर जज साकिब निसार भी शामिल नहीं थे। तहकीकात का नतीजा पूरे पाकिस्तान को मालूम है। नवाज शरीफ को मुलजिम से मुजरिम आसिफ सईद को था कि जेर सदारत बेंच ने दिया। हालात का रुख कहीं या कुदरत का तरीकाकार बतौर चीफ जस्टिस साकिब निसार को 25 से 30 सियासतदानों की नाअहली के अपने ध्यान से दिया कि दौरानियों को मुतय्यन करने का फैसले करने का मुकदमा सुनना पड़ा। इस मामले में आइन खामोश था। अब यह अदालत आज़मिया की आइनी जिम्मेदारी थी कि वह नाहली के दौरानी को मुख्तर करे। इसमें नवाज शरीफ का केस भी शामिल था। उन्हें अदालती नोटिस दीगर सियासतदानों के जारी हुए मगर अदालत उज़्मा में पेश नहीं हुए। आइन की तशरीह करते हुए यह फैसला हुआ कि जो नाअहली का दौरानिया है वो ताहयात होगा, फॉर लाइफ। आर्टिकल 62(1) बैकग्राउंड पे इन कॉलम्स के अलावा चल रहा होगा। दीगर लोगों की तरह साबका वज़ीर आज़म की इसकी जद में आ गए। साकिब निसार के दोस्त बताते रहे कि साबका चीफ जस्टिस की करप्शन के मुकदमा सुनने वाले जज मलिक अरशद से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा ये बात, मुलाकात का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और दिलचस्प वाकया, साबका चीफ जस्टिस ने कॉलम लिखने वाले दिन किसी एंकर या जर्नलिस्ट को किसी किस्म का इंटरव्यू दिया। ये हकीकत है, मैं भी मौजूद था, हमारे दोस्त भी एक मौजूद थे, तो उस वक्त ऐसी बात बिल्कुल कोई नहीं हुई थी। मामला के मुतालिक वजाहती बयान किसी भी हवाले से किसी सहाफ़ी को नहीं दिया। ऑडियो के मुतालिक बात जरूर की थी। ये उनकी समाजी तकरीबात में की गई मुख्तलिफ बातों को जोड़कर बनाई गई। यह भी बताया गया कि नामवर इनकर ने फोन करके इंटरव्यू करने की बात की मगर साकिब निसार ने मुकम्मल इनकार कर दिया। इसके बावजूद जय्यद साफ़ी ने लिख डाला कि उनके साबका चीफ जस्टिस से बात हुई है और उन्होंने फलां बात की तदीज या उसे तस्लीम किया, जबकि साकिब निसार ने किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की थी। अब गुफ्तगू का बहरहाल बहरान की तरफ मोड़ता हूँ। राना शमीम गिलगित बल्तिस्तान के जज मुकम्मल तौर पर सियासी दबाव या सिफारिश पर लगाए गए। उनका नून लीग से इंतहाई करीबी रिश्ता था। अगर आप उनको अमूमी शोहरत पर बात करें तो मुख्तार नजर से कहा जा सकता है कि उनके बारे में मनफी और मुस्बत दोनों आरा मौजूद है। बहरहाल जब भी वो चीफ जज मुतय्यन हुए तो कई हद दर्जा मुतनाज़ा फैसले कर दिए जो उनके कानूनी दायराकार से बिल्कुल बाहर थे। इसमें शाहीन एयरलाइन जैसे फैसले भी शामिल थे। शमीम साहब ने फरमाया कि शाहीन एयरलाइन को पाबंद किया जाए, वो गिलगित बल्तिस्तान में फजाई ऑपरेशन शुरू करे। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साबका चीफ जस्टिस से कलअदम करार दे दिया। ये जरा समझना है बात इस सारी को। और यह भी लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल्कुल इसी तरह में कई फैसले हैं जो साकिब निसार ने कानूनी वजूहात पर नाकाबिले अमल करार दिया। हैरत की बात यह भी थी कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, राना शमीम ने कभी ऐसा एहतजाज नहीं किया या किसी को यह नहीं कहा कि उनके जायज फैसले को जाती बुनियादों पर ख़त्म किया गया। ये अमर इस बात का सबूत है कि मामला किसी की कानूनी मुकदमा या उसके अंजाम का हरगिज़ नहीं था। मैं आगे और बहुत सी बातें हैं जो आपको समझने में मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना जी। एक और जो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, साकिब निसार को एक शादी की शिरकत के लिए कराची जाना पड़ा। तकरीब के आखिर में गाड़ी तक रवानगी में राना शमीम उनके साथ थे। यहाँ एक वाक़या हुआ। राना शमीम ने चलते चलते साकिब निसार से गिला किया कि आपने मेरे कई अदालती फैसले ख़त्म कर दिए। इस वजह से जब मेरी मुलाजमत की तोसी का केस पेश किया गया तो इन फैसलों की बदौलत मुझे एक्सटेंशन ना मिली और मेरी नौकरी ख़त्म होगी। राना शमीम का ज़ाती रद्द-ए-अमल था जो उसने कराची में साकिब निसार को बतौर चीफ जस्टिस एक समाजी सतह पर किया, मगर उस वक्त भी राना शमीम ने किसी सतह पर कोई कानूनी अपील या पटिशन दाखिल नहीं की कि उनके साकिब निसार ने ज्यादती की है। यहाँ बहरहाल ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि राना शमीम ने किन वजूहात पर खामोश रहना पसंद किया। शायद वो हकीकत को समझते थे और इल्म था कि खराबी कहाँ है या उनकी कानूनी हैसियत क्या है। एक बार फिर वो लंदन चले गए और चार्ल्स गुथरी के हवाले से ये बातें आ गई। इन सब चीज़ों को समझिएगा और हक़ाइक़ पर जाइएगा। खुदारा वन मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द रियलिटीज़
एक्चुअली ये सारे मामला को आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे एक अदलिया को बदनाम करने के लिए जस्टिस साकिब निसार का कोई एक फैसला, मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक फैसला बतौर चीफ जस्टिस बेंच ने फैसले किए हैं, सारे आप पढ़ लीजिए, कोई नजरसानी कि आप कोई एक केस बता दें, हम बातें जो मर्जी करते रहें, इस तरह बातें नहीं होती हैं। और मैं अगले प्रोग्राम में जिक्र करूंगा कि इस तरह के कई एंकर हैं और मैं कई एंकर टाकरा नहीं करते मेरे साथ। सना बुच्चा एक प्रोग्राम में मेरे साथ आ गई और जो कुछ हुआ वो मैं अगले प्रोग्राम में बात करूंगा आपसे और आपके सामने रिकॉर्ड करूंगा। ये लोग आए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, तलत हुसैन को चैलेंज कर रहा हूँ, हामिद मीर को चैलेंज कर रहा हूँ, जितने भी ये साफिया नजम सेठी जितने भी हैं आए और खुदारा रिकॉर्ड समेत आइएगा, फिर बताऊंगा मैं आपको, देखता हूं कौन फेस कर सकता है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।